Hello guys, welcome to our next video and the topic is current electricity, that is the third chapter। ये हमारा थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब अकॉर्डिंगली अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये 8 मार्क्स का कंटेंट होता है, यानी अकेला चैप्टर जो कि 8 मार्क्स का होता है। अब इसके जो मेजर टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इनको मैंने पूरे 15 टॉपिक्स में जो है कवर कर रखा हुआ है, जिसमें कि आ रहा है हमारा सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअली इसको अगर मैं बोलूं कि इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसमें आपका रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है। फिर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डिडक्शन, ओम्स लॉ की प्रूविंग कैसे करनी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है। 13 किरचॉफ्स रूल, एक्चुअली ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका एप्लीकेशन, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअली करंट किसको बोलते हैं। करंट एक्चुअली सिंबल इज आई, ठीक है, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू क्या होता है, चार्ज, एंड टी इज टाइम। सो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, जो चार्जेस मोशन में होते हैं उनकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब चार्जेस मोशन में कौन से होते हैं, एक हमारा जहाँ चार्ज के बारे में हमें पता है 2 टाइप के चार्जेस हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज ही है जो कि हमारे फ्लोइंग टेंडेंसी जिसके अंदर होती है, जो कि फ्लो कर पाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ दैट चार्जेस विच आर इन मोशन, यानी नेगेटिव चार्ज के मोशन के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसी को अगर हम फर्दर और इलेबोरेट करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था क्यू की वैल्यू एनी बाई टी भी हो जाती है। कभी कभार इसमें 1 मार्क में न्यूमेरिकल भी आ जाता है एनी बाई टी के कॉन्सेप्ट पे। आपको एन दिया होगा, ई दिया होगा, टी दिया होगा और करंट आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की, तो यूनिट कभी भी हमें डिराइव या याद नहीं करनी होती है, सिर्फ फॉर्मूले से निकालनी होती है। जैसे हमें करंट की यूनिट निकालनी है तो करंट की यूनिट फॉर्मूला हमारे पास का है Q बाई टी, यानी इसको हम बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड, क्योंकि कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी बोल देते हैं, एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकंड और एम्पियर दोनों ही इसकी एग्जैक्टली यूनिट्स हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें आ जाता है कि मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। बहुत आसान है 1 एम्पियर को भी डिफाइन करना। आपने एम्पियर को लिख दिया कूलम पर सेकंड, आप दोनों जगह पे, हर जगह पे, दोनों साइड पे 1 1 लिख दीजिए। तो 1 एम्पियर क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, ठीक है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड इज नोन टू बी एज 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। चलिए अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में EMF भी बोल देते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। हम जैसे पोटेंशियल में हमने बात करी हुई थी, पोटेंशियल में हम क्या करते थे, पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इन्फिनिटी से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते थे, वो हमारा होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब हम चार्ज को मूव कराते थे तो वो हो जाता था पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, हम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर लेकर के जाते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं,
it is work done in moving a charge from lower to higher potential, ठीक है, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर वर्क डन अगर हम कर रहे हैं तो इस वर्क डन को हम बोल देते हैं ईएमएफ। यही ईएमएफ आपका, देखिए अगर आप थोड़ा सा एग्जामिन कर पाए ईएमएफ और आपका जो पोटेंशियल है वो एक ही चीज आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन इज कि उसमें हम क्या करते थे कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराते थे, तो उसमें हम फ्री होते थे, बट इसमें हमारी कंडीशन है कि लोअर टू हायर ही हमें मूव कराना है। तो ईएमएफ पोटेंशियल क्या हो गया, फॉर्मूला इज द सेम, दैट इज W बाई क्यू नॉट, यानी वर्क डन हम किसको करा रहे हैं, अपने चार्ज को करा रहे हैं, ठीक। तो यूनिट भी हमारी इसी से आ जाएगी, दैट इज जूल पर कुलम, जिसको हम वोल्ट्स कहते हैं। तो यानी 1 वोल्ट इज 1 जूल 1 कुलम। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप इसी के फॉर्म से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हेन अ वर्क डन ऑफ 1 जूल इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कुलम पर यूनिट कुलम, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो ये था हमारा ईएमएफ। चलिए अब अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है, क्लास 10th में भी आप पढ़ करके आ रहे हैं, अब यहाँ पे क्लास 12th में भी आते हैं, लेकिन बहुत सारी कुछ नई चीजें ओम्स लॉ में हमें सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक पे, ओम्स लॉ। अब जो डेफिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई थी, सेम यही डेफिनेशन यहां पर भी आती है। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यानी जो भी करंट किसी अगर वायर में फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में होता है सीधे किसके, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। तो यानी ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट फिजिकल conditions current flowing in a wire or conductor is directly proportional to the potential difference, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के। इसलिए इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I, और प्रोपोर्शनैलिटी इक्वलिटी बदल रही है तो R एज अ कांस्टेंट आ जाता है। यहां पे R क्या है, इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस R को हम नाम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है आपका, एक ऐसा फिनोमेना होता है, ठीक है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जो करंट को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, और जो डिवाइस ऐसा काम करता है उस डिवाइस का नाम रेजिस्टर होता है। दोनों में डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में। रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस एक उसका फिनोमेना। जैसे फैन और एयर, फैन क्या है, एक डिवाइस है, उसका काम क्या है, हवा देना, एयर देना। तो वैसे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। अब जैसे इसकी बात करते हैं रेजिस्टेंस की, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं जल्दी से। यूनिट इज ओम, OHM, एंड द सिंबल यूज्ड फॉर ओम इज ओमेगा, ठीक। तो ऐसा यूनिट इज ओम, और ये आपका हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। इसका मतलब क्या होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता है। फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिजिकल कंडीशंस का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी ओम्स ने जब ये अपना लॉ दिया था तो उन्होंने इसी बात को फोकस किया था, दैट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये वेरी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके वेरिएशन से ये लॉ की वैलिडिटी नहीं रह जाती है। ये लॉ तभी वैलिड है, अगर आपसे हो सकता है कभी ऐसे जनरल पूछ लिया जाए ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है या लिमिटेशन बेसिकली क्या है, तो एक फैक्टर ये भी बनता है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस की बात हमने कर ली। रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, कभी कभार इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ, यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी उसकी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा फैक्टर इज एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाती है, तो इन्वर्स रिलेशन। अब आर प्रोपोर्शनैलिटी में हम इसको इक्वेशन को L/A लिख सकते हैं। फर्दर आर इक्वल टू में आता है तो रो एज अ कांस्टेंट आ जाता है L/A। रो इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक, रेजिस्टिविटी। अब इन पे भी कभी कदार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जनरली एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपका रेजिस्टिविटी के बारे में कि नाइक्रोम वायर और कॉपर वायर में रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो बहुत सिंपल आंसर आप देख सकते हो, आर और रेजिस्टिविटी रो एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में, तो ऑब्वियसली जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, नाइक्रोम का ज़्यादा होता है। नाइक्रोम कॉपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो नाइक्रोम का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए जनरली हम देखते भी हैं कि जितने भी हम वायर्स यूज़ करते हैं वो हम हमेशा जो है जैसे आपका कॉपर का ही यूज़ करते हैं या तो नाइक्रोम के लिए यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ नाइक्रोम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी पे आ रहा है, करंट डेंसिटी। देखिए बहुत कॉमन सा टॉपिक है डेंसिटी, इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है। डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, आपने हमेशा पढ़ा हुआ है भाई डेंसिटी नॉर्मल क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ रखा हुआ था चार्ज डेंसिटी, तो यानी वो क्या था, चार्ज बाय जो आपका जैसे लेंथ पे आ रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई थी, वॉल्यूम पे आ रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और सरफेस एरिया पे आता था तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, पहली बात जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट हो गई आई, डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया। ठीक, जैसे आप मास डेंसिटी बात करते हैं तो मास डेंसिटी क्या होती थी, मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि वो मास डेंसिटी है, ऐसे याद रखिएगा, वो मास डेंसिटी है। ये क्या है, करंट डेंसिटी। तो होना क्या चाहिए, करंट बाय वॉल्यूम, इसको भी हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली करंट जो होता है वो वॉल्यूम के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किस पे करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे चलता है वो। इसीलिए करंट बाय आपका एरिया हो गया। यूनिट की बात कर ले तो एम्पियर, करंट के लिए यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, और एरिया के लिए क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। और ऑब्वियसली जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर फिफ्थ होगा, ठीक, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बहुत आसान, कभी कदार जैसे पूछ लिया जाता है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में, तो कंडक्टेंस में क्या हो जाता है, देखिए इससे याद रखिएगा, सिर्फ लास्ट के ये 4-5 शब्द, टेंस लगा हुआ है ना, टेंस का मतलब क्या हो जाता है, इससे अगर आप जुड़े, जैसे हिंदी में होता है ना उपसर्ग प्रत्यय होता है, तो वैसे ही इससे आगे आप टेंस के आगे सोचिए कौन सा वर्ड जोड़ करके इसको नया वर्ड बना सकते हो। तो क्या बना सकते हो इसको आप, अगर यहां हम एक वर्ड जोड़ दे, रेजिस्टेंस, हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है, इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट रेजिस्टेंस यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी एज अ सिंबल हो जाता है, दैट इज 1/r। अब इसकी यूनिट की बात कर ले तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स, क्योंकि उल्टा है ना, ऑपोजिट जा रहा है, और इसको या तो आप सिंबल के फॉर्म में ओम -1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा -1, या इसको आप MHO भी लिखते हो, ठीक है ना। तो इन 3 फॉर्म से इसकी यूनिट को डिफाइन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। तो भाई जैसे आपने कंडक्टेंस का किया वैसे ही आप कंडक्टिविटी का कर लो। लास्ट के इसके वर्ड देखिए, टीवीटी के आगे आप और क्या जोड़ सकते हो, अब कहने को कह दो एक्टिविटी थोड़ी जुड़ जाएगी, है ना, इसी चैप्टर से रिलेट करते हुए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी, तो यहां पे रेजिस्ट लगा दें तो रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यहां मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी,
ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है और इसको सिंबल हम देते हैं सिग्मा, तो 1/ρ। अब रो की भाई यूनिट क्या थी, रो की यूनिट, अरे याद नहीं, कोई नहीं, इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सिंस r इज इक्वल टू रो एल बाई ए था ना, फटाफट करते हैं। तो रो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इंटू ए बाई एल, r इंटू ए बाई एल। आर क्या हो गई ओम, एरिया क्या हो गई मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ क्या हो गई मीटर, ये कट गया, लो रो की यूनिट आ गई, कितनी आ गई, ओम मीटर, है ना। तो रो की यूनिट हो रही है ओम मीटर, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ओम इनवर्स को आप और क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, या इसको आप MHO भी लिख सकते हो, मो मीटर इनवर्स। ये सारी इसकी यूनिट्स हो गई। चलिए आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिक्स्थ टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये टॉपिक जनरली कभी कभार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कि स्टेट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब सबसे बड़ी विडंबना इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ना ही V आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही I क्वांटिटी, ना ही R क्वांटिटी, लेकिन फिर भी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूलेस को मैनिपुलेट करके इनको वेक्टर नोटेशन में जो है लिखेंगे। कैसे, देखिए ओम्स लॉ चूंकि हमें पता है, सिंस ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल्स टू हो जाता है आई आर। यहां पे हम क्या है, इनमें से क्या चेंज कर सकते हैं, R को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी को चेंज कर रखा हुआ था, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के टर्म में, तो ये हो गया रो L बाई ए। अब ये आप देखो जरा I बाई ए, अभी हमने पढ़ा I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, J रो L, यहां मैं साइड में रीजन दे रहा हूं, सिंस J क्या है, I बाई ए यानी करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो I बाई ए क्या हो गया, J हो गया हमारा, करंट डेंसिटी हो गया। अब ये V को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, किससे, अपने सेकंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा हुआ था E इज इक्वल टू dV बाई डी आर वाला रिलेशन, याद करिए, सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या था, dV बाई डी आर, यही था पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हमने बोला था। तो dV बाई डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई L लिख सकते हैं ना, अगर लेंथ हम L ले रहे हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ L आ रहा है ना, इसलिए लेंथ के टर्म में ले लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, V बाई L, ठीक है ना, और V हमें चाहिए, V बाई E इज इक्वल्स टू V बाई L, ठीक है, E इज इक्वल्स टू V बाई L, और हमें चाहिए क्या, V, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू L। तो यहाँ पे हमने कर दिया V की जगह पे E इंटू L, ये रिलेशन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो E इंटू L, L से L कैंसिल हो गया, फाइनली E कितना आ गया, J रो, और E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑब्वियसली J इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 7, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। देखिए अब एक्चुअली इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीख रहे हैं मैकेनिज्म, यानी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बोलते हैं ना कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, या पहले अगर मान लीजिए करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उस दौरान क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो किस पोजीशन पे होते हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, मान लीजिए कोई सॉकेट AC सोर्स दे रखा है या DC सोर्स दे रखा है, तो कैसे उस कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, ये सारे मैकेनिज्म हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए मैं शॉर्ट में ही इसको बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर रखा हुआ है और एक की लगा रखी हुई है, ठीक है, ये की है। अब मान लीजिए ये की ऑल ऑफ द सडन ऑफ है, अभी इस की को ऑन नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल अभी डेवलप नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो इनमें कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सेमीकंडक्टर, जो कि आधी प्रॉपर्टी कंडक्टर की और आधी प्रॉपर्टी इंसुलेटर की होती है, और इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री स्टेट में होते हैं। लेकिन इन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी अगर बात करें कि शुरुआत में जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी इनकी एक रैंडम डायरेक्शन होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं,
जिगजैग मोशन होता है, यानी रैंडमली ये मूव कर रहे होते हैं। तो उस दौरान हम मानते क्या है, इसमें मानते क्या है, कंडीशन क्या मानते हैं कि अगर मान लिया इनकी इनिशियल वेलोसिटी, भाई मूवमेंट तो है ही है, ठीक है ना, भले वो रैंडम ही क्यों ना हो, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u1 u2 एंड सो ऑन। तो अगर इफ, यहां मैं लिख रहा हूं, इफ इनिशियल velocities of electron is u1, u2 and so on un, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो u1 u2 un तक है। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कैसे हम लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u1 प्लस वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं u2 सो ऑन un बाय n, ये इसकी एवरेज हो गई। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इसमें अज्यूम क्या करते हैं, हम मानते ये हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो जब दोनों एक दूसरे से आपस में कॉन्टैक्ट होंगे तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0, यानी टोटल इनिशियल वेलोसिटी, जो टोटल सम ऑफ जो आपकी इनिशियल एवरेज जो वेलोसिटी ले रखी है आपने इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बिकम्स 0। अब पिक्चर चेंज करते हैं। पिक्चर चेंजमेंट में हम क्या मानते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, जैसे सपोज दैट यहां से अब हमने की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। करंट का फ्लो, अब सबसे पहले तो ये हो जाता है करंट फ्लो होता कैसे है। अब ये जैसे जो आपके दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो ये वायर है, वायर भी तो आपका कंडक्टर है, ठीक, तो इससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करता है। फोर्स एक्सर्शन के कारण क्या हो जाता है कि फोर्स एक्सर्ट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और वो फोर्स इस फर्दर इस कंडक्टर पे डेवलप होती है, जिससे कि जो ये इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडमली मूव कर रहे थे अब ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इनकी डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्यों, बैटरी के टर्मिनल्स को देखते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर रखा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इनकी हम एक्सेलरेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इनकी एक्सेलरेशन भी होगी। तो एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन, अगर हम इनकी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए हमें एक इक्वेशन पता है एक्सेलरेशन, जब भी हम निकालते हैं तो F इक्वल्स टू ma, न्यूटन का लॉ इस्तेमाल करके हम F इक्वल्स टू ma से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लिया इसको इक्वेशन 1। और दूसरी जो फोर्स एक्सर्ट हो रही, पहली फोर्स तो ma के इक्विवेलेंट हो गई जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरी फोर्स इस पे क्या लग रही है, F इक्वल्स टू चैप्टर 1 का पहला एक्सप्रेशन, दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है और हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, तो माइनस E इंटू वेक्टर E ले लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करा दें तो हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू E, जहां से हमें एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, माइनस E इंटू E बाय m। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना करके यहां पे छोड़ देते हैं, ये आगे अभी हमारे काम में आएगी। तो यानी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमारा, माइनस E इंटू E बाय m। अब बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को आप देख पा रहे हैं कि भाई नेगेटिव टर्मिनल से एक ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गया, ठीक है ना। जैसे करंट पास हो रही है तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा। और हमें पता है करंट की डायरेक्शन हम ऑपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि भाई ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटीज भी चेंज हो जाएंगी। तो अब मान लेते हैं इनकी फाइनल वेलोसिटीज जो है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटीज को हम कंसिडर कर लेते हैं कि दैट इज देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v1 v2 सो ऑन vn। तो अगर हम इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 सो ऑन वेक्टर vn अपॉन n। यही जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी होती है, इसी को हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है vd। अभी इसके बारे में आगे भी और डिस्कस करूंगा, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे v1 v2 vn तक हमारी ये सीरीज जारी है, इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे करें, हमें क्या पता है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। वेक्टर फॉर्म में कर दे तो वेक्टर्स लग जाते हैं, a पे वेक्टर लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 प्लस a
यहां पे हम सिंबल टाइम की जगह टाउ को इस्तेमाल करते हैं। टाउ क्या होगा अभी आगे हम पढ़ेंगे, जो एवरेज टाइम हम कैलकुलेट करेंगे वो रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है, उसका सिंबल हमें टाउ यहां पे गिवन होता है, क्योंकि टाइम यहां पे क्या होता है एक एवरेज टाइम के फॉर्म में निकाला जाता है, इसीलिए हम टी ना यूज करके यहां पे सिंबल टाउ का यूज करते हैं। तो ये आ गई V1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 प्लस A टाउ 2, ठीक है ना। तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, UN प्लस A टाउ n, वेक्टर सब पे लगाते चल रहे हैं, और एवरेज थी तो अपॉन n हो गई। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग, जैसे मैथ्स में होता ना 1/2 प्लस 1/2 है तो आप उसको 2/2 लिख सकते हैं, तो वैसे ही ये 2/2 के फॉर्म में मान लीजिए है, और इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 1/2 और 1/2 के फॉर्म में। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, U1 प्लस U2 सो ऑन UN, वेक्टर लगा रहा हूं, ठीक है ना, अपॉन n। इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूं, n को मैंने u के साथ एक साथ कर दिया, और सब में आप देख सकते हो a आपको कॉमन मिल रहा है पूरे टर्म में, तो प्लस a हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या बच रहा है टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टाउ n अपॉन n, ऐसे लिखा जा सकता है इक्वेशन को, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटीज को अलग कर दिया और a कॉमन करके टाउ को अलग कर दिया हुआ है। ये हमने क्यों किया, इसके पीछे रीजन लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक क्या था कि हमें ये पता है, यहां पर आप देखिए कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को हमने जीरो कर रखा था, यानी ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके जीरो हो जाने की वजह से हमारे पास बच क्या रहा है पूरा फैक्टर a और एवरेज टाइम, तो इसको हम पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस a टाउ, और यहां पे यही टाउ आपका क्या है, टाउ इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टाउ n बाई n, जिसका नाम हम बोल देते हैं दैट इज रिलैक्सेशन। इसी टाउ का नाम हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अभी इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशन बोर्ड्स में पूछी जाती है, रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो हमारी एवरेज फाइनल वेलोसिटी आ रही थी, इसका नाम हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी ये पूरी इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट चल रही है, VD के इक्विवेलेंट चल रही है। बस अब एट लास्टली इक्वेशन थर्ड से आप A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको इसका पूरे रिलेशन निकल आएगा। तो VD इज इक्वल्स टू A की जगह हमारा आ गया माइनस E बाय M इंटू टाउ, यानी दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। E पे भी हम वेक्टर लगा लेते हैं, E पे यहां पे भी हम वेक्टर यूज कर लेंगे। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। चलिए अब इनके बारे में डिफाइन कर लेते हैं। ये आता है भाई एक एक नंबर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पहले बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हमने VD बोला था, जो एवरेज वेलोसिटी थी, तो इसी से इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। द एवरेज फाइनल वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द एवरेज फाइनल वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, VD की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, VD सिंबल दे दे रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एवरेज फाइनल वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन external electric field is applied, ठीक है ना। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है तो जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं जरा हमारी रिलैक्सेशन टाइम पे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, ये भी एवरेज टाइम है। तो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एवरेज वेलोसिटी यानी टाउ के लिए अब हम डिफाइन कर रहे हैं। तो टाउ हमारा क्या है, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या है हमारा, द एवरेज फाइनल या एवरेज वेलोसिटी, नॉट सॉरी, द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive collisions of electrons
इलेक्ट्रॉन्स इज रिलैक्सेशन टाइम। जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है उसी को ही हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 हमने यहीं तक इसको बनाया था। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट हम कर सकें, कुछ नया कर सकें, तो आप वो हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी हमारा शॉर्ट वीडियो बनाने का मोटो यही था जिससे आप एक रैपिड रिवीजन के तौर पे एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में विद इन हाफ एन आवर आप इस वीडियो को पूरी तरह से जो है देख सकें और इससे कुछ सीख सकें और रैपिड रिवीजन इनका कर सकें। अब पार्ट 2 में हमारे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कंक्लूड होंगे।